चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। दिसंबर 1916 के आखिरी हफ्ते में लखनऊ में हुआ कांग्रेस का 31वां अधिवेशन उसका तब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था। करीब 2,25,000 प्रतिनिधि देश के विभिन्न हिस्सों से वहां पहुंचे, जिसमें बिहार के प्रतिनिधिमंडल में 43 सदस्य थे। बिहार के कई सवाल थे जिनके बारे में प्रस्ताव पेश किए जाने थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन प्रस्तावों में चंपारण नहीं था। सबके दिमाग में एक ही सवाल था और एक ही लक्ष्य, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति। बिहार के दल में दूसरे बड़े नेताओं के साथ चंपारण के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल शामिल थे। उत्साहित थे कि वहां महात्मा गांधी से भेंट होगी, अन्य बड़े नेताओं से भी। उम्मीद थी कि शायद इन मुलाकातों से चंपारण का समाधान तलाश करने की राह मिल सके। शुक्ल चाहते थे कि कांग्रेस में चंपारण पर प्रस्ताव पारित हो, लेकिन बिहार के नेताओं की प्राथमिकता सूची में दूसरे मुद्दे प्रमुख थे। बिहार कुछ ही बरस पहले बंगाल से अलग हुआ था और उनके लिए नए राज्य की अस्मिता, इयत्ता, अलग उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय अधिक महत्वपूर्ण थे। जो प्रस्ताव आने थे इन्हीं विषयों पर थे। चंपारण की इस उपेक्षा पर राजकुमार शुक्ल खिन्न थे, पर समझते थे कि स्थानीय नेतृत्व के सहयोग के बिना ये बात राष्ट्रीय मंच पर उठाई नहीं जा सकती। इस सिलसिले में उन्होंने बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ जाकर अपनी फरियाद पहले लोकमान्य तिलक और फिर मदन मोहन मालवीय के सामने रखी। लेखक और शोधकर्ता पुष्यमित्र कहते हैं कि ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद जी जाके तिलक से और मालवीय से मिलते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि चंपारण में किसानों की समस्या पर आप कुछ कीजिए, तो उन्हें तिलक और मालवीय यह कहते हैं कि अभी देश की आज़ादी का सवाल है, अभी मैं इन सवालों पर कहाँ ध्यान दूँ। अब सिर्फ एक उम्मीद बची थी, महात्मा गांधी। महात्मा मुख्य सम्मेलन स्थल के पास अपने बड़े बेटे के साथ ठहरे थे। शुक्ल ने ब्रजकिशोर बाबू को मनाया और दोनों गांधी के खेमे में पहुंच गए। नंगे पांव और काठियावाड़ी किसान जैसे पहनावे में महात्मा ने उनकी बात सुनी, लेकिन कहा, खुद देखे बिना मैं इस पर कोई सलाह नहीं दे सकता। मैं चंपारण के नाम तक से अनभिज्ञ हूं। वहां नील की खेती होती है, इसका भी खास अंदाजा नहीं है। मैंने नील की गोटियां देखी हैं, पर उन्हें चंपारण में बनाया जाता है और इसके कारण किसानों को दुख होता है, मुझे तनिक भी खबर नहीं। राजकुमार शुक्ल फिलहाल इस बात से खुश थे कि महात्मा ने उन्हें महासभा में बोलने की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने चंपारण का प्रस्ताव पेश करने से इनकार कर दिया। अगले दिन प्रस्ताव आया और पारित हुआ। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार एक किसान ने मंच से प्रस्ताव का समर्थन किया। कहा, निलहों का अत्याचार इस कदर है कि मैं नहीं जानता लौटने पर क्या भुगतना पड़ेगा। पर शुक्ल इतने से संतुष्ट नहीं थे। अब भी चाहते थे कि महात्मा गांधी चंपारण की पीड़ा खुद देखें। अधिवेशन में बाबू राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। राजकुमार शुक्ल को जानते थे, मुकदमों के सिलसिले में उनसे कई बार भेंट हुई थी। चंपारण की समस्या से भी कुछ परिचित थे। मुश्किल ये थी कि वे व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी को नहीं जानते थे कि शुक्ल की मदद कर सके। राजेंद्र प्रसाद की पोती तारा सिन्हा का कहना था कि इसीलिए वे संकोच में महात्मा से कुछ नहीं कह सके। देखिए, राजेंद्र बाबू तब तक गांधी जी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने केवल इतना ही सुना था कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कुछ बहुत बड़ा और अच्छा काम किया है।
इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे गांधी जी के बारे में, और उनको गांधी जी से व्यक्तिगत पहचान भी नहीं थी। इसी अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी ने कहा कि अभी उनके पास समय नहीं है, पर जल्दी ही वो चंपारण को अपने दौरे में शामिल कर लेंगे, 1-2 दिन वहां रहेंगे। शुक्ल के लिए इतना इशारा काफी था। उन्होंने कहा, आपका 1 दिन भी बहुत होगा, बस आप अपनी आंखों से हमारी हालत देख लीजिए। वे जैसे आश्वस्त थे कि किसानों की दुर्दशा देखकर महात्मा का हृदय निश्चित रूप से पिघल जाएगा। गांधी अधिवेशन के बाद लखनऊ से कानपुर पहुंचे तो राजकुमार शुक्ल वहां भी मौजूद थे। उन्होंने महात्मा से चंपारण बहुत करीब होने की दलील दी, पर महात्मा ने इनकार कर दिया। एक बार फिर, पर यह वचन देने के बाद वो बंध गए कि चंपारण जरूर आएंगे। गांधी साबरमती लौटे तो शुक्ल वहां उपस्थित। वहीं तारीख तय हुई कि महात्मा मार्च में कलकत्ता से चंपारण पहुंचेंगे। राजकुमार शुक्ल की बेताबी इतनी थी कि महात्मा निर्धारित तिथि पर कलकत्ता पहुंचते उससे पहले ही वे वहां डेरा डाले हुए थे, अकेले। बाकी लोगों को उन्होंने तैयारी के लिए वापस भेज दिया था। महात्मा का चंपारण जाना मार्च में नहीं हो पाया। डाक विभाग की मेहरबानी से 1 महीना टल गया। इस बीच उन्होंने अपने ढंग से यात्रा की थोड़ी तैयारी की, लेकिन तब तक उद्देश्य केवल चंपारण की स्थिति को अपनी आंखों से देखना था। आंदोलन करना उस समय तक तय नहीं था। पुष्यमित्र के अनुसार आगे का फैसला महात्मा ने चंपारण पहुंचने के बाद लिया। गांधी जी अपनी आत्मकथा में भी खुद बार बार जिक्र करते हैं कि उनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस पूरे मामले के बारे में, और वो बहुत ही मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थे कि चंपारण में जाके उनको आंदोलन कर ही देना है। और जब वो गए भी थे तो शायद 3 दिनों के लिए ही गए थे। गांधी संग्रहालय पटना के सचिव रजी अहमद का मानना है कि चंपारण की स्थिति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण थी। महात्मा एक बार वहां पहुंचे तो पहले के तय कार्यक्रम के मुताबिक 2-3 दिन में लौट जाना संभव नहीं हुआ। चंपारण वो पहली जगह है जब गांधी तो सिर्फ देखने के लिए यहाँ आए थे कि देखेंगे हम, उसके बाद मदद करने की बात करेंगे। जब देखा तो फिर गांधी यहीं रह गए। वो सवाल है कि वो जो सारे कदम पर, और उसका पहला एक्सपीरियंस गांधी को तो यहीं पटने के अंदर हुआ। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कलकत्ता में हुई कांग्रेस बैठक के बाद महात्मा गांधी बरास्ता बांकीपुर चंपारण पहुंचे। कलकत्ता में इसकी भनक किसी को नहीं हुई कि वे कहां जा रहे हैं और कब लौटेंगे। भारत में पहला सत्याग्रह तो दूर की बात थी, क्योंकि तब तक वे खुद नहीं जानते थे कि उन्हें कहां जाना है, क्या करना है, क्या क्या देखना है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।